Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss bubble chamber. Like other detectors, bubble chamber is also a detector which is used to detect the ionizing particles. We have already discussed many detectors. बबल चैम्बर में जो प्रिंसिपल है वो ऑप्टिकल बेस्ड है, इसमें आयन कलेक्शन पे बेस नहीं करता। जैसे जो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं डिटेक्टर्स, वो इलेक्ट्रिकल थे जो कि बेस करते थे आयन कलेक्शन के ऊपर। ये डिटेक्टर जो है ये ऑप्टिकल डिटेक्टर है। ये क्या करता है, ये इमेज फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बबल चैम्बर को डिस्कस करने से पहले हम इसका कंपैरिजन देखेंगे क्लाउड चैम्बर के साथ। नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्लाउड चैम्बर के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। क्लाउड चैम्बर भी एक डिटेक्टर है जिसमें गैस को यूज़ किया जाता है आयनाइजिंग पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्लाउड चैम्बर भी बेस करता है विच इज़ ऑप्टिकल। ये बेस करता है इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, लेकिन इसमें गैस की डेंसिटी जो है वो लो ली जाती है और ये क्लाउड चैम्बर हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसमें सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो ट्रैक को डिस्प्ले करते हैं। कौन सा ट्रैक? जब आयनाइजिंग पार्टिकल्स एंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो आइंस हैं उनके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रैक जो है वो कंसिस्ट करता है ड्रॉपलेट्स के ऊपर लिक्विड के। तो जहाँ जहाँ ड्रॉपलेट्स होंगे ट्रैक विजिबल हो जाता है। बबल चैम्बर जो है वो यूज़ किया जाता है लो एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए। सुपर हीटेड लिक्विड जो है वो यूज़ किया जाता है जो कि ट्रैक को डिस्प्ले करवाता है। अगेन ट्रैक वो है जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल्स जो रास्ता फॉलो करते हैं, जिस ट्रैक जहाँ तक जाते हैं वो इसका ट्रैक होता है। ये जो ट्रैक होता है कंसिस्ट करता है बबल्स के ऊपर, इसी वजह से इसको हम लोग जो है वो बबल चैम्बर बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। अगर एक गैस को जो है वो हीटअप किया जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वेपर फॉर्मेशन होती है। वेपर अपना प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ लगाते हैं और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेपर्स के ऊपर लगता है। वो पॉइंट जहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस पे जो टेम्परेचर होता है उसको कहा जाता है कि ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के अब इक्वल होगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो एक्सटर्नल प्रेशर को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो लिक्विड को हीट किया जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो है उस पॉइंट पे वो बॉईल करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आता है। इट मीन्स कि जब टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर हाई कर दिया जाए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उससे अबव टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड को हीट किया जा सकता है विदाउट बबल फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 डिग्री सेल्सियस जो है किसी भी लिक्विड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है और वो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होगा, कितने एक्सटर्नल प्रेशर पे होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है पास्कल्स में हम 10 पास्कल्स एक्सटर्नल प्रेशर को ले रहे हैं, उसके ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है गैस का। अगर इसको 10 से 40 तक कर दिया जाए पास्कल्स में एक्सटर्नल प्रेशर को, तो अब क्या होगा, अब ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाके वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। इट मीन्स अब फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर 30 के बजाय 29 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए तो बबल्स फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि हम लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं अबव इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो विदाउट बबल फॉर्मेशन इसका टेम्परेचर जो है वो
इसको हीट किया जाता है अबव नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो सडनली प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर को, लेकिन लिक्विड जो है वो सुपर हीटेड स्टेट में ही रहता है कुछ टाइम के लिए। उसी टाइम पे ही जो है आयनाइजिंग पार्टिकल्स को एंटर किया जाता है। आयनाइजिंग पार्टिकल जब एंटर होते हैं तो वो आयन पेयर्स जनरेट करते हैं। आयंस जो हैं वो कंडेंसेशन सेंटर के तौर पे एक्ट करते हैं बबल्स फॉर्मेशन की। इट मींस कि जहाँ जहाँ आयनाइजिंग पार्टिकल्स एंटर होते हैं वो आयनाइजेशन कॉज करते हैं, तो जो आयंस बनते हैं उनके ऊपर बबल फॉर्मेशन हो जाती है। और ट्रैक, अगर हम यहाँ पे पिक्चर्स ले लें तो ट्रैक विजिबल हो जाता है कि यहाँ पे आयनाइजिंग पार्टिकल्स इतनी एंटर हुई हैं। कंस्ट्रक्शन में मेन बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है स्टेनलेस स्टील के ऊपर विथ थिक ग्लास। बॉक्स जो है वो थिक वॉल्ड ग्लास, उसके अंदर लिक्विड जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो फिल किया हुआ होता है। उसके बाद इसके साथ एक कनेक्टेड होता है एक्सपेंशन प्रेशर सिस्टम, जिससे प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन साइड पे जो है वो शील्ड करती है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस वन इज़ द कंस्ट्रक्शन। लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन ये जो है लिक्विड नाइट्रोजन ये शील्ड करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये बॉक्स के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन फिल की गई है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये सुपर हीटेड लिक्विड है यहाँ पे हमारा। उसके बाद ये जो यहाँ से एक्सपेंशन वॉल्व है, इससे क्या किया जाता है, प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है। दिस वन इज़ द विंडो, यहाँ से एंटर करवाया जाएगा। वर्किंग जो है लिक्विड नाइट्रोजन को जो हाई प्रेशर पर रखा जाता है, उसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उसी वक्त ही चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर एंटर करवाया जाता है। देन सडनली प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन लिक्विड जो है वो सुपर हीटेड स्टेट में रहता है। लिक्विड वेपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे आइंस के ऊपर। जैसे ही आयनाइजिंग पार्टिकल्स को अंदर एंटर करवाया जाएगा वो आयनाइजेशन कॉज करेंगे, आइंस फॉर्मेशन होगी और लिक्विड वेपर्स जो हैं वो कंडेंस कर जाएंगे आइंस के ऊपर, जो कि बबल फॉर्म करेंगे। फोटोग्राफ्स जो हैं वो कैमरा के थ्रू ऊपर से ले ली जाती हैं ट्रैक्स की। उसके बाद हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड इसलिए अप्लाई किया जाता है कि अगर इसका मोमेंटा एंड एनर्जी को हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके अलावा जो इसके ऊपर साइन है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स अंदर एंटर हुए हैं या नेगेटिव, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है कि यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं F = Q × V × B। ये मैग्नेटिक फोर्स है। जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। mv²/r विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो फिर ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो इनका मोमेंटा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बबल्स ट्रैक के, उससे फाइंड आउट किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन ही यूज़ नहीं करते, कॉमनली जो है लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ की जाती है, लेकिन दूसरी लिक्विड जो है ड्यूट्रियम, हीलियम, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके एडवांटेज में सबसे पहले हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो है उनको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि हाई डेंसिटी होती है, जिस वजह से हम लोग इस हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव है, दोनों को डिटेक्ट करता है। बबल चैम्बर में बबल्स जो हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, इसलिए ट्रैक जो है वो क्लीन होता है और अनडिस्टॉर्टेड होता है। डिसएडवांटेज में जो ये सेंसिटिव होता है बबल चैम्बर, वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। लाइक इसमें कुछ मिली सेकेंड्स में ही ट्रैक विजिबल होगा, पार्टिकल्स एंटर होंगे और ज़्यादा टाइम हमें उसी वक्त ही फोटोग्राफ्स जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। सेकेंड वन, ये कॉस्टलीस्ट डिटेक्टर्स हैं। होप सो आप लोगों को बबल चैम्बर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।